हेलो फ्रेंड्स। मैं आलम चौधरी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, तो हम बोल रहे हैं क्या, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मतलब अगर हम संविधान पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगर हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंडियन पॉलिटी को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उनमें जो हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं उसका नाम होता है क्या, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब ऐसा इतिहास जो कि काम आया किसके, भारतीय संविधान को बनाने के जो काम आया वो ऐसा इतिहास, ठीक है। ऐसा इतिहास जो कि हमारे जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसको बनाने के जो काम आया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रही बात? ठीक है। देखिए, इसमें हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम अपने जो आर्टिकल वगैरह जो भी होते हैं उनको अभी इस क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो वो तो अभी बहुत आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो भाग एक से हमारे आर्टिकल शुरू होते हैं, वो तो हम बहुत आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, हमारे जो संविधान बनने का जो इतिहास है, ऐसा इतिहास जो संविधान को बनाने में काम आया, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके साथ में जो डिस्कस करने वाले हैं हम, तो हम करने वाले हैं जो हमारे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि मतलब सबसे पहली ऐसी कड़ी जो हमारे संविधान को बनाने के काम आई, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इतिहास में भी अगर जाएं, तो हम सभी को मालूम है कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आ गई थी। तरह से लिख सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, आप समझ सकते हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। इसने धीरे धीरे, देखो, जब ये कंपनी आई तो आई एक व्यापारी के रूप में। इस कंपनी में जो लोग आए, क्या करने आए, केवल व्यापार करने आए। इन्होंने बोला कि हम यहाँ पर केवल अपना बिजनेस करना चाहते हैं, केवल व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन्होंने देखा कि ये जो इंडिया है, क्या, ये जो इंडिया है, इन्होंने देखा, यहाँ पर पाया कि भारत तो सोने की चिड़िया है। क्या, भारत तो सोने की चिड़िया है, गोल्डन बर्ड है भारत। और यहाँ से अगर हम लोगों ने लूटपाट की तो बहुत सारा धन हमारे हाथ लग सकता है। तो इन्होंने अपना खुराफाती दिमाग चलाना यहाँ पर शुरू कर दिया। देखो, बहुत ज्यादा खुराफाती लोग थे ये। आप जब इतिहास पढ़ोगे, या यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं आपके इनके बारे में आपको बताऊंगा, तो बहुत ज्यादा खुराफाती दिमाग था इन लोगों का। चारों तरफ अपना दिमाग चलाते थे, भोले भाले इंडियंस को फंसा लेते थे अपनी बातों में। अपनी बातें, अच्छी मीठी मीठी बातें कर कर उन्हें अपनी तरफ मिला लेते। कुछ राजा या कुछ उनके सेनापति ऐसे होते कि उनकी मीठी मीठी बातों में आते, उन्हें हल्का फुल्का लालच देते और उनकी बातों में आ जाते थे, और वो देश के साथ गद्दारी कर बैठते थे, ऐसा करते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सभी को मालूम होगा कि एक तो प्लासी के युद्ध के बारे में आप सभी को मालूम होगा, क्या, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि हमारा 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। और दूसरा आपको याद होना चाहिए, हमारा बक्सर का युद्ध। क्या, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध, जो हमारा कब हुआ था, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हो गया था। कब हो गया था? 22 अक्टूबर 1764 को। देखो, इन दो युद्धों के बारे में पहले हमें डिस्कस कर लेना है। इन्हें ही क्यों पढ़ रहे हैं, इन्हें ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही दो युद्ध थे कि अंग्रेजों के पैर अच्छे से जमने लगे थे, कहाँ पर, भारत में। इन्हीं दो युद्ध के कारण अंग्रेजों के पैर भारत में अच्छे से जमने लगे थे, ठीक है। बाकी जो इसके बारे में डिटेल होती है, बाकी डिटेल हम कहाँ पर पढ़ेंगे, अपना हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से डीपली आपको पढ़ाया जाएगा, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? संविधान पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और पॉलिटी के में जो इसके एक्ट हैं, हमारे जो अधिनियम हैं, उनको समझाने के लिए ये बात आपको यहाँ पर बोली गई है। आगे PDF हम लोगों ने बना रखे हैं, आप टेंशन ना लेना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमने सबसे पहले बात की थी प्लासी का युद्ध की। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध की हम लोग बात कर रहे थे। टाइम पीरियड हमने आपको इसका बता ही दिया, 23 जून 1757। 23 जून 1757। देखो हुआ क्या, जो प्लासी, जो ये जगह है, प्लासी जगह है ना, कहाँ पर, ये प्लासी है बंगाल में, इस समय पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक जिला है जिसको बोला जाता है नदिया जिला। क्या बोला जाता है? नदिया जिला। नदिया जिला में एक जगह है जिसको बोला जाता है पिलासी। देखो, उस समय तत्कालीन बंगाल का नवाब था। तत्कालीन का मतलब समझ रहे हो कि उस समय जो बंगाल का नवाब था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हो गया? बंगाल का नवाब था ये, देख सकते हैं लोग, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध छिड़ा। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है आप सभी को? या इसको वर्सेस बोलते हैं, बनाम, मतलब वर्सेस का मतलब होता है बनाम। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। कब? 23 जून 1757 ईस्वी को। अब देखो, जब ये बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला, इसकी सेना इसके साथ होगी, इसकी सेना इसके साथ होगी, इसी के साथ साथ इसका जो एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, क्या नाम था? मीर जाफर, ये भी उस समय इसके सेना के साथ गया, इसकी सेना के साथ गया, इसके साथ लड़ने के लिए गया। और उधर से दूसरी साइड से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उसका गवर्नर था, जो उसका गवर्नर था जिसका नाम था, हमें मिलता है रबर लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव इसका सेनापति था। क्या होता क्या है देखो, ये युद्ध छिड़ने से पहले ही इस लॉर्ड क्लाइव ने अपना खुराफाती दिमाग चलाया। दिमाग चलाने के बाद जो ये मीर जाफर है ना, इस मीर जाफर को खरीद लिया। मीर जाफर बिक गया किसके हाथों? लॉर्ड क्लाइव के हाथों बिक गया, और अकेला सिराजुद्दौला ही संघर्ष करता रह गया। तो ये युद्ध नहीं, एकमात्र संघर्ष था किसके लिए? सिराजुद्दौला के लिए। क्यों? क्योंकि भाई सेनापति ही बिक चुका है, सेना को कमांड कौन देगा? सेनापति, और वही हमारा बिक चुका है, तो हार तो तय है, हार तो होनी तय थी सिराजुद्दौला की। भाई क्या हुआ? सिराजुद्दौला इसमें हार गया। हारने के बाद लॉर्ड क्लाइव को जीत गया। लॉर्ड क्लाइव ने क्या जीत लिया? प्लासी का युद्ध जीत लिया। देखो, लॉर्ड क्लाइव ने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया, तो इस युद्ध को जीत लेने के बाद भी वैधानिक रूप से कब्जा नहीं हुआ था अंग्रेजों, मतलब इस युद्ध को जीतने के बाद भी वैधानिक रूप से कब्जा नहीं हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो बात? वैधानिक रूप से कब्जा, कब्जा नहीं हुआ था। उसके बाद भी राजा बनते रहे भाई, उसके बाद भी लोग राजा बनते रहे हैं इन्होंने। लेकिन बनाए किन्होंने थे? इन्होंने बनाए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर आते थे, उन्होंने, जो इनके अध्यक्ष आते थे, उन्होंने इनको राजा बनाते रहे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? बक्सर के युद्ध की। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कर लेते हैं हम बक्सर का युद्ध, यहाँ पर छेड़ देते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की अगर हम लोग बात करें, तो बक्सर के युद्ध का टाइम पीरियड हमने आपको बताया, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, बिहार में, कहाँ पर? बिहार में एक जगह है जिसका नाम है बक्सर, जो इस समय बिहार का एक जिला है, जो इस समय बिहार का एक जिला है बक्सर। बक्सर में एक युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, जिसको बोला गया बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में भाई एक साइड से थे तीन लोग, एक तो था बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, दूसरा था अवध का नवाब, अवध के नवाब, बंगाल का नवाब था एक, बंगाल का नवाब, दूसरा अवध का नवाब, और तीसरा था मुगल शासक, मुगल शासक शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ठीक है, देखो, जब अवध का नवाब था उस समय वो था मीर जाफर, मीर कासिम, जाफर ने, मीर कासिम, मीर कासिम। और जो लिख दिया, जो बंगाल का नवाब था, बंगाल के नवाब का नाम था मीर कासिम, क्या नाम था? मीर कासिम। ठीक है, और जो हमारा अवध का नवाब था, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। देखो, आपको ये ना, इन नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप इनको ये याद कर लेना है, मीर जाफर और मीर कासिम में फर्क है। मीर जाफर और मीर कासिम, ये नाम आपको ठीक से याद कर लेने हैं। फिर दूसरा सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला। जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब था, जो सुजाउद्दौला था वो अवध का नवाब था, जो अपना लखनऊ वगैरह पड़ता है, यूपी में आता है अवध। आज के समय में जो अवध पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है आप सभी को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद मुगल शासक, जिसका नाम था शाह आलम सेकंड, इसका नाम हमने यहाँ पर लिख ही दिया था। ये तो थे एक साइड में तीनों, ये तीनों नवाब एक साइड में थे, और दूसरी तरफ थी अकेली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बावजूद भी इसने हार नहीं मानी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था उस समय था हेक्टर मुनरो। कौन था भाई? हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो ने इन तीनों ही नवाब को क्या कर दिया? हरा, इन तीनों ही नवाब को हरा दिया। देखो, हमने बात की थी प्लासी का जब युद्ध हुआ,
तो प्लासी का युद्ध के बाद, युद्ध को जीतने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने जीत लिया, और जीतने के बाद वैधानिक रूप से कब्जा नहीं हुआ था, उसके बाद भी नवाब बनते रहे हैं, उसके बाद भी नवाब बनते रहे हैं। लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध इन्होंने जीता, और बक्सर का युद्ध 1764 में जीतने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल में द्वैध शासन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तो इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी, क्या, इलाहाबाद की, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि जब की 1765 ईस्वी में इन्होंने, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करने के बाद इन्हें क्या मिल गया, एक तो भाई बंगाल, क्या, बंगाल, और एक बिहार, और एक उड़ीसा। इन तीन जगह की दीवानी प्राप्त हो गई थी, किसे, अंग्रेजों को। जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोगों को इन तीन जगह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, किसके द्वारा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा, जो 1765 में हुई थी। 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, तो उसके द्वारा मिल गई थी इन्हें दीवानी, की दीवानी मिल गई थी भाई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। दीवानी का मतलब समझ रहे हो, यहाँ से ये लोग राजस्व वसूलने लगे थे, यहाँ पर अपने सेनापति छोड़ने लगे थे। अगर इन्होंने नवाब बनाने की भी जरूरत पड़ती तो अपने नवाब बनाते ये लोग, और उनसे राजस्व वसूलते, उनसे लोग ये टैक्स लेना शुरू कर देते थे, मतलब अच्छे से इनकी कमाई होना शुरू। के बाद हमने बात की थी, हेक्टर मुनरो ने जीत लिया था 1764 में बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने जीतने के बाद हेक्टर मुनरो को वहां से हटा दिया गया, और फिर से लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया। लॉर्ड क्लाइव, देखो, लॉर्ड क्लाइव एक बार तो गवर्नर रहा था 1757 से, 1757 से 1760 तक। उसके बाद फिर से इसे बुलाया गया, कहा कि भाई आपका दिमाग ठीक ठाक चलता है, अच्छे से आपका दिमाग चलता है, तो एक बार फिर से इसे बुलाया गया, और दोबारा जो इसे दिया गया वो 1765 से लेकर के 1767 तक 2 साल के लिए फिर से बना दिया गया। अब इसने, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, भारत में एक तो द्वैध शासन शुरू कर दिया। क्या, द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, दो तरीके से इसको शासन चलाना शुरू कर दिया इसने, द्वैध शासन शुरू कर दिया। और द्वैध शासन रहा कब से कब तक भाई, जब ये 1765 में आया था, तो इसने 65 में ही इसको कर दिया था। उसके बाद 1772 तक ये द्वैध शासन चला था। तब तक 1772 तक द्वैध शासन चला था। तो ये बात यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए। पहली बात, बक्सर का युद्ध, सॉरी प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ भाई, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था उस समय लॉर्ड क्लाइव था। कब हुआ था भाई हमारा ये प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को हुआ था। क्या, 1757 को हो गया था। फिर उसके बाद अगर बात करें हम अपने बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर के युद्ध के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और ये एक साइड से तीन नवाब थे, हमने यहाँ पर लिख कर दे रखा है आपको, एक साइड से तीन नवाब थे। एक तो बंगाल का नवाब मीर कासिम था, ठीक है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, और मुगल शासक शाह आलम सेकंड भी इसके साथ था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वो अच्छी मजबूत सेना थी, और वो लोग अच्छे से ट्रेन किए हुए थे, अच्छे से उनको ट्रेंड किया हुआ था, और उनका सेनापति था हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो ने ये युद्ध जीत लिया। और जीतने के बाद 1765 में फिर से बुलाया गया किसको, लॉर्ड क्लाइव को। 1765 में लॉर्ड क्लाइव को बुलाने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि 1765 में करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं कौन, अंग्रेज। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बीबीयू लिख सकते हैं कि हम, नहीं याद करने में आसानी रहेगी आपको, बीबीयू, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जब दीवानी प्राप्त हो गई ब्रिटिशर्स को, तो ये यहाँ से राजस्व वसूल। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने पैर फैलाने शुरू कर। अब जैसे ही इनका कब्जा भारत में होना शुरू हो गया, भारत में जब कब्जा शुरू हो गया, इनका राज होना शुरू हो गया, तो उसी राज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने जो राजपाट को अच्छे ढंग से चलाए रखने के लिए, इन्होंने समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए, समय समय पर कुछ अधिनियम बनाए, और वही अधिनियम आगे चलकर भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनी थी। बात समझ आ रही, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, संविधान पढ़ना है। इतना इतिहास जो छोटा थोड़ा सा आपको पढ़ाया, किस लिए पढ़ाया, कि भाई जो इनके बनाए हुए अधिनियम थे वो हमारे संविधान के क्या बने थे, सीढ़ियां बने थे। समझ आ रही बात, हमारे संविधान की सीढ़ियां बने थे, ये संविधान की सीढ़ियां बन गए साहब। अब
अब कह रहे हैं कि भाई इन्होंने समय समय पर क्या पारित किए थे, एक्ट पारित किए थे, समय समय पर एक्ट पारित, एक्ट पारित किए, कानून बनाए। एक्ट का मतलब अधिनियम मतलब कानून। अब आप बताइए कानून बनते कहाँ थे उस समय? भाई ब्रिटिश संसद में बनते थे। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में कानून बनते थे। ब्रिटिश संसद में कानून बनते, लेकिन पारित कहाँ होते? भारत में आकर। भारत में आकर ये सभी इनके जी जितने भी अधिनियम थे सब कहाँ पर आकर पारित होते? भारत में पारित होते। लेकिन भारत में ये पारित हुए दो तरीके। देखिए, एक तो पारित किए गए ये 1772 से लेकर के 1757 तक, इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, समझ आ रही बात? 1772 से 1857 तक के जितने भी इनके अधिनियम आए, जितने भी ब्रिटिशर्स लोगों ने भारत में अधिनियम बनाए, जितने भी कानून भारत के लिए बनाए, वो भारत में आकर जब लागू हुए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको लागू किया। लेकिन 1857 में जैसे ही क्रांति होती है, ठीक है, 1857 में जैसे ही क्रांति होती है तो अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। तो ब्रिटिश क्राउन जो था, जो ब्रिटिश प्रिंस था, ठीक है, जो ब्रिटिश के राजा थे, उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया बिल्कुल खत्म, बिल्कुल समाप्त कर दिया। और उसके बाद सारा राजपाट अपने हाथ में ले लिया। तो उसके बाद जो हमारे 1858 से 1947 तक के जितने भी अधिनियम भारत में आए इनके द्वारा बनकर, वो सब किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, या ब्रिटिश महारानी भी कह सकते हैं, ब्रिटिश प्रिंस भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में पारित हुए। ठीक है, तो जो भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून पारित हुए तो कितने प्रकार से हुए थे? दो प्रकार से। एक तो 1772 से 1857 तक किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ठीक है, और हमने बात की थी कि भी जो इन्होंने राज अपना कर लिया था, भारत पर अपनी जड़ें जमा ली थी, उसी शासन को अच्छे से चलाए रखने के लिए समय समय पर इन लोगों ने एक्ट पारित किए थे, अधिनियम पारित किए थे। और वही अधिनियम आगे चलकर भारत के संविधान की सीढ़ियां बने थे। यहां तक समझ आ रहा है? अब चलिए शुरू करते हैं इनके द्वारा लाए गए अधिनियम। देखिए, सारे अधिनियम हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ये बात हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि सारे अधिनियम हम आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। जो आपके एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट है केवल वही आपको पढ़ाएंगे, और जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाएगा। ये हमारा आपसे बात, समझ आ रही बात? जो एक्ट, जो अधिनियम हम पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, आपका एग्जाम उससे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सारा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। सारे अधिनियम बताने से क्या फायदा जब नहीं आएंगे। ठीक है, तो भाई बच्चे का दिमाग भी ज़्यादा खराब हो जाता है। इतनी सारी किताबें पढ़नी है, इतनी सारी जीएस पढ़नी है, ठीक है, तो वही पढ़ना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक्ट आता है इनका रेगुलेटिंग एक्ट। अब एक बात बताइए, जो ब्रिटिश संसद में जो कानून बनते वो किस लिए बनाते थे? भारत में अपना राज चलाए रखने के लिए। और भारत में जो राज कर रहा था उसमें कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भाई रेगुलेटिंग एक्ट से ये मत समझना कि ये भारत को रेगुलेट करेगा। ये रेगुलेट किसको करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को करेगा। ये फेवर में किसके चलेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में चलेगा। ऐसा कानून होगा जिसके अंदर लाभ होगा कंपनी को, के अंदर इनकी कंपनी को लाभ होगा, वैसा ही कानून होगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संसदीय नियंत्रण में स्थापित। रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही इन्होंने अपने संसद में पारित किया तो अपनी संसद में कह दिया कि भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर नियंत्रण रखेगी कौन? ब्रिटिश संसद। उस पर नियंत्रण कौन रखेगा? ब्रिटिश संसद उस पर नियंत्रण रखेगी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर नियंत्रण रहेगा किसका? संसद का। उन्होंने कहा कि अब ये कंपनी नहीं रही है, एक तरह से हमारा एक राज्य को चलाने वाली सरकार हो गई, एक तरह से सरकार हो गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ आ रही बात यहाँ तक? तो सबसे पहला काम इन्होंने इस एक्ट में क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको संसदीय नियंत्रण में स्थापित कर दिया, कि जो इनकी संसद थी उसके नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, अभी किसके नियंत्रण में रहेगी? ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में रहेगी। जिस तरह से वो एक्ट भेजते रहेंगे वैसे ये को पारित करती रहेगी। के बाद जो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक महालेखाकार,
ठीक है। महालेखाकार आज के समय में हमारा कैग होता है ना, सीएजी होता है ना, कैग, ठीक है, जो कि क्या करता है, जितना भी हमारा लेखा जोखा होता है सरकार का, जितना भी सरकार का लेखा जोखा होता है सबकी अपने पास लिख करके रखता है। जितना भी सरकार की आय व्यय होती है, जितना भी पैसा बाहर से आया गया, सब कुछ तो अपने पास ये लोग लेखा जोखा रखता है। तो वैसा ही इन्होंने एक महालेखाकार बना दिया, कहाँ पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो कि कंपनी की समस्त आय व्यय और बचत का ब्यौरा रखता था। तब जो इनके एक्सपेंसिव, जो भी इनके खर्चे हैं, ठीक है, जो इनकी इनकम है, जो भी इनकी इनकम है, ठीक है, या जो भी इनकी क्या है, बचत है, जो इनकी सेविंग है, जो भी इनकी सेविंग है, सबका ब्यौरा रखता था, सबको लिख करके रखता था। कौन, ये महालेखाकार, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो महालेखाकार कौन से एक्ट के द्वारा नियुक्त किया गया था भाई, अब आप बता सकते हो, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नियुक्त किया गया था। समझ आ रही है यहाँ तक बात। उसके बाद क्या कह रहा है, और समय समय पर ब्रिटिश सरकार को, यानी कि अगर इससे कह दिया कि 6 महीने के अंदर आपको देना है, 6 मंथ के भीतर भीतर आपको क्या कर देना है, 6 मंथ के अंदर अंदर आपको जो जितना भी हमारा आय व्यय है या जो भी हमारी बचत है, सब आपको लिख करके हमें दे देनी है। ठीक है, तो भाई ये इतना कर लेता, जितनी भी इनकम होगी, जितने भी इनके एक्सपेंसिव होंगे, जो खर्चे होंगे, जितनी भी इनकी सेविंग होगी, सबको लिख लेने के बाद क्या करेगा, ब्रिटिश सरकार को सौंप देगा कि साहब ये लो, आपके जितने भी सिपाही हैं, इतना खर्चा आ गया है इन पर, आ गए जो भी करना है इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद देखो, अभी दूसरा एक्ट नहीं, यही एक्ट आया है। इसमें क्या कह रहा है कि इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए, हम बात कर रहे थे ना प्लासी के युद्ध की, बक्सर के युद्ध की, लेकिन 72 तक, सॉरी, हमने बात की थी इलाहाबाद संधि की, इलाहाबाद की संधि की हमने बात की थी। कब हुई थी भाई, 1765 में हो गई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई थी। उसके बाद हमने कहा था कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। किसको, अंग्रेजों को। भाई इस पर कब्जा हो गया था, तो इन्होंने क्या किया, 1772 में जो बंगाल है, जो कि भारत का था, उसको ब्रिटिश बंगाल बनाया। क्या बनाया, ब्रिटिश बंगाल, मतलब अंग्रेजों का बंगाल बनाया उसे, और उसका गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, 1765 में ये आ गए थे। ठीक है, इन्होंने एक अपना गवर्नर बना दिया था। ठीक है, गवर्नर बनने के बाद जो इनका लास्ट गवर्नर था ना, बंगाल का जो लास्ट गवर्नर था, वॉरेन हेस्टिंग्स, इसी को इन्होंने इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। दो काम किए, एक तो बंगाल का नाम ब्रिटिश बंगाल कर दिया, और गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया, बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन, हमने बात की थी कि द्वैध शासन जो कि लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट किया था ना द्वैध शासन 1765 में, और कल चला कब तक था, 1772 तक चला। ठीक है, पर 1773 में का रेगुलेटिंग एक्ट है, हम बोल रहे हैं बार बार, 1773 तक चला था। ठीक है, तो 1773 में जैसे ही इसको गवर्नर जनरल बनाया गया, तो स्टार्टिंग में ही बना दिया होगा, तो पूरा तो 72 तक ही चला ना। इसने क्या कर दिया, इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। कि चलाए, देखो द्वैध शासन चलाया किसके द्वारा गया था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। कब, कहाँ पर, बंगाल में, पूरे भारत में नहीं, केवल बंगाल में। और उसके बाद समाप्त किसने कर दिया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कर दिया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। और सबसे लास्ट गवर्नर भी कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। बंगाल का सबसे लास्ट गवर्नर पूछा जाए तो कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। और बंगाल का, और ब्रिटिश बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भी कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ही। ठीक है, समझ आ रहे हैं। के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त किया। के बाद कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स में बंगाल में अच्छा, 2 बार लिख दिया ये, कोई नहीं, चलो, द्वैध शासन समाप्त, कोई नहीं। के बाद कह रहा है कि बंगाल के कोलकाता शहर में 1774 में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखो, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि कब बंगाल में के कलकत्ता शहर में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1764 में।
ठीक है। सर एलिजा इम्पे को इसमें क्या बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था इसमें। एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश बने थे। और सर एलिजा इम्पे लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सर एलिजा पे। और लिमेंडर और चाइल्ड जो बने थे, इसके क्या बने थे, सर एलिजा इम्पे क्या बनी थी, इसकी मुख्य न्यायाधीश बनी थी, चीफ जस्टिस बनी थी। ये चीफ जस्टिस बनी थी कौन, सर एलिजा इम्पे। और इस कोर्ट के द्वारा, जो ये कोर्ट बना था, जो ये न्यायालय बना था, सबसे पहले भारतीय, सबसे पहले भारतीय नंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई थी। नंद कुमार को, ठीक है। बंगाल में 1774 में सबसे पहले एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। ठीक है। सर एलिजा इम्पे कौन बनी, इसकी, इसका मुख्य न्यायाधीश। और सबसे पहले भारतीय जो, जिनका नाम था नंद कुमार, को फांसी की सजा सुनाई गई थी इस कोर्ट के द्वारा। ठीक है, कोर्ट के द्वारा सबसे पहले किस भारतीय को फांसी की सजा सुनाई गई, नंद कुमार को। उसके बाद अगर हम बात करें, मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। देखिए, हम बात कर रहे थे ना कि इन्होंने सभी जगह लगभग गवर्नर बना दिए थे अपने। जो ये इनके मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे ना, मद्रास जो आज के समय में तमिलनाडु है, ठीक है, तो इनके मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे ना, इन गवर्नरों को अधीन कर दिया था किसके, ब्रिटिश बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल के, ना कि गवर्नर के, गवर्नर जनरल के अधीन करके कह दिया गया कि भाई जो आपसे ये गवर्नर जनरल बोले आपको वो करना है। करना क्या था, केवल क्या करना था, राजस्व वसूलना था, केवल टैक्स लेना था ना भाई, केवल टैक्स ही तो चाहिए था। टैक्स ले लिया, बात खत्म। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है हमसे, अगला एक्ट आ जाता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, हमने आपको एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि जो आपके एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट है, केवल वही मैं आपको कराऊंगा। सारे एक्ट या सारे अधिनियम मैं आपको यहाँ पर नहीं कराऊंगा। तो ये एक्ट हमारा कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में दो विभागों की स्थापना की। विभाग मतलब दो बोर्ड बनाए गए, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। इनके काम क्या क्या थे, देखो, इससे पहले संसद के पास शिकायत जाती थी कि भाई सरकार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कि व्यापार में अगर लग जाए तो राजनीति को नहीं देख पाती है, और राजनीति में अगर लग जाए तो अपने व्यापार को नहीं देख पाती है। तो इस बार क्या किया इन्होंने, फिर से एक एक्ट बनाया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसमें क्या किया, दो बोर्ड बना करके भेजे कि एक होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसमें इसमें जो आदमी हम लगाएंगे, इन आदमियों का काम होगा केवल कंपनी के व्यापारिक मामलों को, एक कंपनी कितना बिजनेस कर रही है और कहाँ से बिजनेस कर रही है। ठीक है, कंपनी कहाँ से बिजनेस कर रही है, कितना बिजनेस कर रही है, क्या बिजनेस कर रही है, क्या खरीद रही है, क्या बेच रही है। ठीक है, या किस देश से खरीद रही है, किस देश को बेच रही है, किस व्यापारी से खरीद रही है, किस व्यापारी को बेच रही है। इस सब का जो लेखा जोखा होगा, इस सब का जो ध्यान रखना होगा, किसका होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा। समझ आ रही बात। के बाद अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की, तो जो दूसरी इनकी परेशानी थी कि भाई राजनीतिक मामले कैसे देखें, तो उसमें कह दिया कि कंपनी के राजनीतिक मामले और साम्राज्यवादी मामलों को देखें। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में जो लोग होंगे, जो आदमी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में लगाए जाएंगे, तो उनका काम होगा कि कंपनी के जितने भी राजनीतिक मामले हैं, ठीक है, राजनीतिक मामले क्या होंगे, उन्हें यही तो होगा कि कौन सा राज्य कब लूटना है, या किस नवाब से कब युद्ध करना है, यही तो इनका होगा ना, इससे ज्यादा और क्या। ठीक है, इनकी नीयत क्या थी, केवल भारत को लूटपाट, भारत में लूटपाट मचाना, इसको नोच करके खाना, यही तो इनकी नीयत थी। ठीक है, तो क्या करना था कि भाई राजनीतिक मामले क्या होंगे, भाई किससे लड़ना है, कब लड़ना है, कहाँ किसको खरीदना है, यही तो होता है, किसके सेनापति को लालच देना है। उसके बाद साम्राज्यवादी मामले, तो इनका साम्राज्य बड़ा करना है, मतलब अपने साम्राज्य को किस तरह से हम इसको बड़ा करें, इस सब को सोचने के लिए। ठीक है, तो इनके जो राजनीतिक और साम्राज्यवादी मामले थे, तो सबको देखने का काम किसका होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। बात समझ आ रही है। तो ये दो बोर्ड, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, किस एक्ट के द्वारा लाए गए, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लाए गए। कब आया थे, 1784 में आया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का काम था कंपनी के राजनीतिक एवं साम्राज्यवादी मामलों को देखना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1786।
देखो 1786 का चार्टर एक्ट में क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखो अब क्या कर दिया, कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया, और इसी के साथ इसे ब्रिटिश भारतीय फौजों का मुख्य सेनापति भी बनाया गया। देखिए जब पिछले गवर्नर को हटाया जा रहा था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद पास अर्जी भेजी गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास जैसे ही भेजा गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हम गवर्नर जनरल तो बन जाएंगे, लेकिन जितनी हमारी फौजें होंगी भारत में उन सबका मुख्य सेनापति हमको बनाओगे, ठीक है, जैसा हम आदेश देंगे वैसा सेना करेगी, हमारे आदेश के बिना सेना नहीं चलेगी। ये किसने कहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। तो इन्होंने कहा कि चलो भाई इनकी कोई नई नई स्कीम होगी भारत पर राज करने की, दे देते हैं। क्या किया ब्रिटिशर्स ने, इसको एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और साथ ही भारत में जितनी भी इनकी फौजें थी, ब्रिटिश फौजें थी भारत में, जितनी भी अंग्रेजों की फौजें थी, सभी का मुख्य सेनापति बना दिया। मतलब हर फौज का अलग सेनापति होगा, उन सभी सेनापतियों को किसके अंडर में कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर में कर दिया। किसने, ब्रिटिश सन। काम हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिख करके आ रहा है कि कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई थी, तो इसकी मृत्यु भारत में हो गई थी और इसे जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में दफनाया गया था। जो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गाजीपुर, गाजीपुर में इसको दफना दिया गया था कॉर्नवालिस की जब मौत हो गई थी। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद लिखे हैं यहाँ पर कॉर्नवालिस के कार्य है कि कॉर्नवालिस ने कार्य क्या क्या किए। देखिए एक तो स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ प्रथा, स्थायी बंदोबस्त प्रथा, ठीक है। जमींदारी प्रथा शुरू कर दी इसने। नागरिक सेवा का जनक बोला जाता है, ठीक है, नागरिकों की सेवा करने। पुलिस विभाग की स्थापना कर दी। पुलिस विभाग में एक तो आरक्षी पद जोड़ा इसने, ठीक है, आरक्षी पद जोड़ दिया। दूसरा दरोगा पद जोड़ा, दरोगा पद। और इसी थाने का जो इंचार्ज होता था ना, थाने का इंचार्ज, इंचार्ज इसने इस दरोगा को बना दिया। ठीक है, क्या क्या काम किया, पुलिस विभाग की स्थापना की और पुलिस विभाग में एक आरक्षी पद, आरक्षी तो समझते हो, जो आज के समय में आप सिपाही की तैयारी कर रहे हो ना, जो सिपाही होते हैं आज के समय में, जो हमारे सिपाही होते हैं उनको बोला जाता है आरक्षी, ठीक है। और उसके बाद दरोगा, दरोगा पद बनाया और थाने का जो इंचार्ज होता था वो दरोगा को बना दिया। ठीक है, थाने का इंचार्ज दरोगा को बना दिया। तो पुलिस विभाग की स्थापना किसने कर दी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कर, ठीक है। इसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर शासन को 3 स्तर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। देखिए इसने क्या किया, जो शक्ति शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर, शक्ति का मतलब शक्ति का पृथक्करण समझ रहे हो, बांट कर, शक्ति को बांट कर, इसने किस तरह से किया, एक तो व्यवस्थापिका बना दी, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका मतलब समझ रहे हो कि भाई इसमें व्यवस्था की जाएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज की व्यवस्था करके आपको दी जाएगी। दूसरा कार्यपालिका, क्या, कार्यपालिका, कि यहाँ पर योजना बनाई जाएगी, व्यवस्था बनाई जाएगी व्यवस्थापिका में, और यहाँ पर कार्यपालिका में मतलब आपको कार्य करना है, जो योजना हो आपको बना करके दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब समझ रहे हो, जो हमारी कोर्ट होती है, जो हमारे न्यायालय होते हैं, सब कहाँ पर आते हैं, न्यायपालिका में आ जाते हैं। कि भाई अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो न्याय भी आपको मिलेगा। तो भारतीयों को क्या न्याय देते होंगे उस समय, ठीक, क्या न्याय उस समय भारतीयों को देते होंगे भाई, जब उनका काम ही था भारत को लूट कर खाना, केवल भारत को लूटने के लिए आए थे, ठीक है, लूटना था उनका काम, तो केवल, तो क्या न्याय देंगे भारतीय लोगों को, जब पेट के बल भारतीय लोगों को रेंगने पर मजबूर करते थे, उन्हें क्या न्याय दें, क्या न्याय दे सकते हैं। इतने इतने ज्यादा उन्होंने भारतीयों पर जुर्म किए हैं, इतने अत्याचार भारतीयों पर किए हैं कि इसको बयां भी नहीं किया। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो इसको कार्नवालिस कोड कहा जाता है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। और शक्ति पृथक्करण मतलब शक्ति को बांटने के सिद्धांत के आधार पर इसने शासन को कितने भागों में बांट दिया, शासन को बांटा कितने भाग में, 3 भागों में, एक तो व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, इन 3 में विभाजित कर दिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे, चार्टर एक्ट 1813, क्या, चार्टर एक्ट 1813 में क्या बोल रहा है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई। अब भाई ब्रिटिशर्स कितने थे, सभी ब्रिटिश लोग थे, भाई ईसाई थे,
ईसाई थे। अब ईसाई मिशनरी समझ रहे हो, जो लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जो लोग रहते हैं कहाँ पर, चर्च में रहते हैं, उन्हें बोला जाता है ईसाई मिशनरी। अब इन ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी इन्होंने, क्योंकि भाई इनका भारत पर कब्जा हो चुका था, भारत पर इन लोगों का कब्जा हो चुका था, और इन्होंने अपनी संसद में अधिनियम पारित कर दिया, संसद में अधिनियम बनाया, ठीक है। पारित कहाँ होता, भारत में आकर, कब, किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में पारित कर दिया कि भाई ईसाई मिशनरियां, मतलब जितने भी ईसाई देश हैं, अगर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी को भेजना चाहें तो भारत में भेज सकते हैं, पूरी है, ये पूरी छूट है, हम लोग यहाँ पर हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर आकर के लोग करने के बाद बात करते हैं, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और उसके लाइसेंस को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। देखो कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था कि कंपनी ही व्यापार करेगी केवल, ठीक है, कंपनी ही व्यापार करेगी केवल, तो इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया कि भाई केवल कंपनी नहीं करेगी, और जो दूसरी कंपनियां, यहाँ पर लिख रहा है कि आई कंपनियों को भारत में आने की अनुमति, जो बाकी दूसरी कंपनियां हैं उनको भी भारत में आने की अनुमति दे दी, कि भारत के जो भी बड़े, जैसे कि अपने यहाँ पर बड़े बड़े सेठ हैं, दूसरे देश में जाकर के व्यापार करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने भी क्या किया कि भाई अब भारत में केवल एक कंपनी ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, अगर किसी कोई प्राइवेट, कोई पर्सनल अपना बिजनेस करना चाहता है जाकर के कर सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भारत में रहकर अगर चीन के साथ अफीम का व्यापार होगा, किसका, अफीम का व्यापार होगा, तो वो केवल उसका एकाधिकार किसके पास है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, क्योंकि उसमें था मुनाफा ज्यादा, ठीक है। चीन के साथ जो अफीम का व्यापार इनका चलता था उसमें मुनाफा ज्यादा था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि चीन के साथ जो अफीम का व्यापार का एकाधिकार था उसको अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहने दिया। उन्होंने कहा कि आप आ रहे हो, ठीक है, आओ भारत में आकर के व्यापार करो, लेकिन अगर भारत से आप चीन के साथ अफीम का व्यापार करोगे तो आपको नहीं करने दिया जाएगा, वो केवल और केवल कौन करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है, यहाँ पर हमने आपको समझा दिया कि ब्रिटेन की आय कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई, क्यों, क्योंकि इसका जो एकाधिकार था, एकाधिकार का मतलब समझ लो कि केवल वही, अब तक जो 1813 तक जो भी केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, क्या कर दिया, केवल बस चीन के साथ एकाधिकार को रहने दिया, और इसका जो लाइसेंस था जो कि खत्म होने वाला था, लाइसेंस समय का लाइसेंस लेकर के आई थी ना ये कंपनी 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1599 बन गई थी और 1600 में भारत आ गई, ठीक है। तो 20 वर्ष और बढ़ा दिया आगे के लिए कि आपको 20 वर्ष और दिए और राज करो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च की व्यवस्था की। ये काम क्या किया इसने, जो भारतीय शिक्षा होगी, भारत के लोगों को भारतीय शिक्षा के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए, वार्षिक 1 लाख रुपए आपकी शिक्षा पर खर्च कर दिए जाए, एक स्कूल में वार्षिक 1 लाख रुपए भारतीय लोगों की शिक्षा पर खर्च कर दिए जाएंगे, ठीक है, काम कर दिया इन्होंने। उसके बाद अगर बात करें चार्टर एक्ट 1833 की, हम लोग चार्टर एक्ट 1833 की अगर हम लोग बात करें, तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखो यहाँ तक आते आते इन्होंने क्या कर लिया था, संपूर्ण भारत पर लगभग इन्होंने कब्जा कर लिया था, और जो केवल अब तक ब्रिटिश बंगाल में रहकर गवर्नर जनरल बना हुआ जो आदमी रहता था, उस व्यक्ति को इन्होंने क्या कर दिया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल मतलब जैसे कि आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री है ना, और हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, उस तरह का होता था उस समय गवर्नर जनरल, ठीक है। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया इन्होंने। अब इस समय आकर के क्या कर लिया, पूरे भारत पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। क्या कर दिया इन्होंने, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का, मतलब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कौन से एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के। उसके बाद कह रहा है कि हमसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया, ठीक है। पूछा जाता है ना कि भारत का, देखिए ब्रिटिश बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, और संपूर्ण भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके नाम के आगे लॉर्ड जरूर रखना, कभी ऑप्शन में जाकर के लॉर्ड ढूंढो तो चारों ऑप्शन में आपको लॉर्ड मिले, ठीक है, दिमाग लोड ले जाएगा आपका, याद रखना।
उसके बाद कह रहा है कि गवर्नर जनरल को भारत में एक विधि आयोग और एक शिक्षा आयोग बनाने का अधिकार था। देखो, इसे दो अधिकार बनाने का, दो आयोग बनाने का अधिकार दे दिया। एक तो विधि आयोग, विधि आयोग मतलब कानून बनाने वाला जो कमीशन होता है इनका, जो हमारा कानून बनाने का अधिकार विभाग होता, वो किसके हाथों में दे दिया? गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया कि आप कोई विभाग बना लेना जो क्या आपके वहां पर कोई कानून, छोटे मोटे कानून बना सके। विधि आयोग। और दूसरा शिक्षा आयोग, क्या कह दिया कि आप शिक्षा के लिए भी कोई आयोग वहां पर बना सकते हो। अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई आयोग बनाना है तो शिक्षा के ये आयोग बना सकते हो, शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था अगर आपको करनी है। ये तो दो ही आयोग किसके हाथों में दे दिए? गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिए। इस गवर्नर जनरल मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में ही एक विधि आयोग बना दिया। इसे लगा के जब हमारे पास ये पावर है तो इसका इस्तेमाल करते हैं जरूर, जब पावर है तो इस्तेमाल करेंगे भाई जरूर। तो इसने क्या किया, 1833 ईस्वी में एक विधि आयोग बनाया, ठीक है, उसकी स्थापना की और इसका अध्यक्ष बना दिया लॉर्ड मैकाले को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में विलियम बेंटिक के द्वारा जो विधि आयोग बनाया गया उसका सबसे पहला अध्यक्ष कौन बना था? लॉर्ड मैकाले बना था। कौन बना था? लॉर्ड मैकाले। जा रही बात? ठीक है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है कि हमसे इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो हम क्या कह रहे हैं, पीछे हमने कहाँ पढ़ा था भाई? 1813 के में 13 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था और चीन के साथ जो एकाधिकार था अफीम का व्यापार का, को रहने दिया था और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन 20 वर्षों के बाद ही 33 में, 1833 में क्या कर दिया, इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया कि व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब क्या कह दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है हमारी भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में काम कर रही है, अब इसका क्या काम होगा? अब ये बिजनेस नहीं करेगी, बिजनेस बिल्कुल नहीं करेगी। इसका काम क्या होगा? केवल और केवल भारत पर राज करना इसका काम होगा। एक तरह से क्या हो गई, राजनीतिक पार्टी हो गई। आज के समय में राजनीतिक पार्टियां होती है ना, कि हर राज्य में किस राज्य में किसी पार्टी की सरकार है, किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है, या केंद्र में किसी पार्टी की सरकार है। तो उस तरह से क्या हो गई थी, अब एक पार्टी हो गई, पार्टी हो गई है। अब क्या करना है इसका काम? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम है अब केवल और केवल भारत पर राज करना। ठीक है? अब ये व्यापार बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने व्यापार करने के लिए अपने देश से, ब्रिटिश से, ब्रिटेन से, ये इंग्लैंड से क्या आ गए थे, इनके खुद के व्यापारी आ गए थे। ठीक है, जो पर्सनल व्यापार करते थे अपना, वो लोग आ गए थे। उसके बाद क्या रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के भारत में कार्य है, इसके कार्य देख लेते हैं बेंटिक के। एक तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया इसने, बिल्कुल सही काम किया। देखो, सती प्रथा आप लोग समझते हो, जब किसी का पति की मृत्यु हो जाती थी, पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसके साथ साथ चिता में जिंदा जलना होता था। चिता में उसको जिंदा जला दिया जाता था। मान लो किसी का पति की अगर मौत हो गई, ठीक है, और पत्नी अभी जिंदा है, पति की मौत हो गई, पत्नी अभी जिंदा है, तो सती प्रथा क्या कहती थी कि आपको अपने पति के साथ साथ ही चिता में जल जाना है। ठीक है, और औरतों को ये काम करना होता था। उसके बाद जौहर प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। देखो, जौहर प्रथा क्या होती थी, कहीं जंगलों में ले जाकर एक गड्ढा खोदा जाता था। ठीक है, गहरा गड्ढा खोदा जाता जंगलों में ले जाकर के। गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर बहुत बड़ी ऊंची ऊंची आग जलाई जाती, और उसमें जिसे भी जोहर करना होता था वो उसमें कूद जाती थी। ठीक है, वो उसमें क्या करती थी, कूद जाती थी, उसको बोला जाता था जोहर प्रथा। ठीक है, तो सती प्रथा और जोहर प्रथा समझ आई। और इसका जो प्रतिबंध लगा दिया, किसने लगा दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसके बाद एक काम और बहुत अच्छा किया इसने, बाल विवाह पर प्रतिबंध। छोटे बच्चों के विवाह कर देते थे लोग, बच्चों के जो विवाह करते थे, और क्या कर दिया इसने, प्रतिबंध लगा दिया कि भाई बाल विवाह नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, आज के समय में भी सरकार बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाती है ना, गलत नहीं करती भाई, कभी सोचो कि गलत कर रही है। ठीक है, उसके बाद शिशु बालिका हत्या पर, शिशु बालिका समझ रहे हो कि कोई अगर किसी को लड़की पैदा होती थी, किसी लड़की का अगर जन्म होता था तो वो लोग क्या करते थे, उसकी हत्या कर देते, लड़की की हत्या कर देते थे और लड़के को रख लेते थे। तो इसने क्या किया कि शिशु बालिका हत्या पर भी क्या होगा, प्रतिबंध लगा दिया। इन पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया बिल्कुल, कि ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई कोई लड़की है अगर वो जन्म ले रही है तो उसकी क्या गलती है?
या उसकी माँ की क्या गलती है उसमें जो आप उसकी जान ले रहे हो? ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये काम बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद क्या क्या, नई नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध। देखिए, तो आज के समय में कुछ होते हैं ना ऐसे, कुछ बाबा, पाखंडी बाबा ऐसे होते हैं, क्या करते हैं कि बच्चा आपको बलि देनी होगी, या कुछ से ऐसा करते हैं कि कहीं से मुर्दा उठा करके लाओ, या किसी के बाल काट करके लाओ। ठीक है, ये लोग करवाते हैं, इस तरह के लोग करवाते हैं ना। तो क्या किया इसने, नर बलि प्रथा, जो एक प्रथा थी, लोगों की बलि दी जाती थी, क्या दी जाती, बलि दी जाती थी, गर्दन काट दी जाती थी, गर्दन काट करके बलि दी जाती थी। तो भी क्या करते इसने, प्रतिबंध लगा दिया। भाई ये काम हमारे हिसाब से तो इसने ठीक किया। एक तो सती प्रथा पर प्रतिबंध बिल्कुल ठीक किया। भाई पति की अगर मौत हो गई है तो पत्नी की क्या गलती है उसमें? एक तो ऊपर उसके ऊपर वैसे ही दुखों का पहाड़ है कि पति की मौत हो गई है, के बावजूद उसे आप क्या कह रहे हो कि उसकी आग में जलना है? बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद जौहर प्रथा, जौहर प्रथा भी ऐसी होती थी कि आग, एक गड्ढे में बहुत ऊंची ऊंची आग जल रही है और उसके अंदर कूदना होता था, और काम सब औरतों को ही करने होते थे। तो मतलब मर्द से कोई कराता ही नहीं, महिलाओं को ये काम करने होते थे, महिलाओं को आग में जलना होता था। उसके बाद कह रहा है कि बाल विवाह पर प्रतिबंध, मतलब छोटे बच्चों के विवाह कर दोगे तो उस पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि भाई एक तो उनको परेशानी होगी, या छोटे बच्चे का किसी का आप विवाह कर दोगे, पता नहीं कि घर किस तरह से चला, घर किस तरह से चला, तो थोड़ा ही ना पता है। ठीक है, कम से कम विवाह ऐसा इतनी उम्र में तो करो कि थोड़ी तो मेच्योरिटी उसके अंदर आ जानी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष का तो हो जाए। ठीक है, तब जा करके उसका विवाह करो। ये कम से कम 21-22 तो पार कर जाए, और तब जा करके उसका विवाह करो। ऐसा थोड़ा ही ना है कि बच्चा हुआ नहीं, 9-10 साल का आपने उसकी शादी कर दी, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो बाल विवाह पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उसके बाद शिशु बालिका हत्या, मतलब कोई लड़की अगर पैदा होती थी, तो लड़की का जन्म होता था, तो जन्म लेने के तुरंत बाद ही उस लड़की को मार दिया जाता था, उसकी हत्या कर दी जाती। उसके बाद नर बलि प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जो लोगों की बलि दी जाती थी, नर का मतलब समझ रहे हो, पुरुष। ठीक है, पुरुषों की बलि दी जाती थी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ तक हमारे जो हो चुके हैं 1833 तक, हमारे जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी अधिनियम भारत में पारित किए गए, और जो आपके एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट है, वो हमने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। अब जो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, क्रांति के बाद जितने भी अधिनियम भारत में आए, अंग्रेजों द्वारा जितने भी अधिनियम भारत में लागू किए गए, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। ठीक, और आगे के लिए धन्यवाद। ठीक है।